वंदे गौ मातरम। मित्रों, 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने डिवोर्स का निर्णय लिया, और मैं आपको बता दूं जब वो वीडियो आपने देखा है उस समय मेरा डिवोर्स हो चुका था, पर कुछ कारण थे जिससे मुझे उस समय वो बात को छुपाना पड़ा था। मुझे कहा गया था कि अभी ये बात ओपन मत करो, और ये मेरी भाभी ने कहा था और मैंने नहीं किया। पर आप लोगों ने एक प्रश्न उसमें किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था कि डिवोर्स की प्रोसेस क्या क्या हुई, आपको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और क्या प्रोसेस होती है, हमें बताएंगे तो हमें भी सुविधा होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह परेशान हो चुके हैं और जो बहुत सी चीज़ों से परेशान हैं और सोचते हैं कि हम कुछ निर्णय लें, पर कभी कभी क्या होता है ना, मन में असमंजस्य चलती है, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जिसके कारण कभी कभी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो मित्रों, मेरे जीवन से जितने भी संबंधित वीडियो हैं, जो मेरे निजी जीवन से संबंधित वीडियो है, वो इसी चैनल में हमारी प्लेलिस्ट है मेरा जीवन, उसमें मैंने दे रखे हैं। आप देखेंगे तो आपको मेरे जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या होता है। हम कई बार कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, और व्यक्ति देख के हमको समझना चाहते हैं, तो मित्रों वो आपको मैंने वहाँ दे रखा है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मित्रों, क्या होता है ना, आप लोगों ने कुछ प्रश्न और भी किए हैं कि ऐसे प्रश्न मत किया करो जिससे किसी को तकलीफ होती है, और किसी ने भी कहा है कि आप मत रोइए, आपने अच्छा निर्णय लिया है और आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ आपने कहा। पर मैं एक बात आप लोगों से बता दूं, मैं अपने निर्णय पे बिल्कुल भी मुझे पश्चाताप या कुछ शर्मिंदगी या कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो निर्णय लिया है मैं जानती हूँ मैंने सही निर्णय लिया है। लेकिन होता क्या है ना, हम जब कुछ चीज़ें अपने दिमाग में वापस लाते हैं, जो हो चुका है वो जब दिमाग में आती है, वो पीड़ाएं साथ में आती हैं, इसलिए वो पीड़ाएं जो है वो उस समय भी तकलीफ़ देती है, जितनी बार वो दिमाग में आती है वो तकलीफ़ देती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने अनुभव से किसी को कुछ बता सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, या कोई हमारे अनुभव से कुछ सीखता है, उसको कुछ समझने में आता है, तो इसलिए हम ये सारी बातें आपको बताते हैं। और इसमें कभी कभी थोड़ी पीड़ा होती है, पर एक बात की अंदर संतुष्टि भी होती है कि हम जो कर गए हैं या हमने जो किया है वो गलत नहीं किया है, हमने सही किया। इसलिए आज मैंने पहले इस बात पे आपको शब्द दे दिए ताकि आप बाद में ना सोचें कि, क्योंकि कभी कभी क्या आता है ना, बताते बताते आंखों में आंसू या पानी आ जाता है, तो कई बार आप लोग खुद नर्वस हो जाते हैं। तो अब कुछ बातें ऐसी भी हो गई जो आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसी के बाद, जिसमें आपको बताऊंगी कि डिवोर्स के बाद अब मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। वो जब मैं बताऊंगी तो अभी तो उसको दिमाग में नहीं लाऊंगी तो अभी से मेरा आंसू निकल जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बता दूं कि डिवोर्स का जो निर्णय लिया मैंने, उसके बाद ये आगे कैसे बड़ी प्रक्रिया पूरी। मित्रों, हुआ क्या, 2018 में अशित लौट के आना चाहते थे, पर उनका अहंकार मुझे दिख रहा है कम नहीं हुआ था, और वो मतलब उसी में कि हाँ मैंने ये किया वो किया, वो सब उनका चल ही रहा था। अब खुद हिल गए हैं, अब पार्किंसन परेशान करो, कोई मतलब नहीं है, पर हाँ मैंने ये सब किया तुम्हारे लिए। तो क्या किया, अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब होता क्या है कि ऐसी स्थिति में मेरा दिमाग इतना डर जाता है कि मुझे अब इस इंसान को वापस नहीं झेलना, क्योंकि जब ये वापस मेरे साथ आएगा तो सारी चीज़ें मुझे डिमांड में आएंगी, तो मुझे सब नहीं झेलना है। इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब मुझे इस इंसान से अलग होना, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मित्रों, इसी कारण से मैंने 2018 जुलाई में डिवोर्स का केस फाइल किया वसई कोर्ट में। वसई हमारे विरार के पास ही वसई है, पालघर जिला में पड़ता है। तो वसई हाई कोर्ट में, वसई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है, मुझे वो कोर्ट के नाम वाम क्या तो नहीं पता है। वसई कोर्ट में मैंने अपना डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, और मेरे वकील थे श्री पंकज दीक्षित, उन्होंने मेरा केस पूरा वहाँ किया है। और मित्रों, जब मैंने केस फाइल किया उस समय मैंने कोई भी डिमांड नहीं रखी थी कि मुझे कुछ चाहिए है, क्योंकि वो व्यक्ति ही लापता था, वो व्यक्ति अपने सामने आने को तैयार नहीं था। मेरे वकील ने मुझे बताया कि यदि आप म्यूचुअल डिवोर्स करने जाते हैं 6 महीने में हो जाएगा, और उसमें क्या उन्होंने जो प्रोसेस मुझे बताई थी, जो मेरे वकील ने मुझे बताई, मैं आपको सामने वो रख रही हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होता है कैसे होता है। उन्होंने मेरे से कहा कि यदि आप म्यूचुअल डिवोर्स करते हो तो आज आप एक बार साइन करोगे और 6 महीने बाद दोबारा आपके पति को साइन करने के लिए बुलाया जाएगा, पर 6 महीने बाद यदि वो साइन करने नहीं आते हैं तो फिर आप कभी भी डिवोर्स नहीं ले पाएंगे और आप किसी भी अदालत में इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये ज़रा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वो उपस्थित नहीं होगा तो वो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा दूसरी प्रक्रिया क्या, बोले दूसरी प्रक्रिया ये है कि यदि वो व्यक्ति नहीं ही आता है, आप केस फाइल करिए अपनी तरफ से, और वो व्यक्ति नहीं आता है
तो आपको वन साइडेड डिवोर्स भी मिल जाएगा। उसको एब्सेंट मानकर उसके लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसको पूरी तरह से हटाकर आपको वन साइडेड डिवोर्स कोर्ट दे सकती है। मैंने कहा प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, उन्होंने बोला था साल 1.5 साल लग जाएगा। और मित्रों मैं आपको बता दूं करीब 1.25 साल फिर भी लग गए। और जबकि मैंने बहुत जल्दबाजी इसलिए की थी क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय टेंशन रहता था मेरे को कि कहीं ये लौट ना आए। वो दिमाग जो खराब हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। तो मित्रों उस समय मैंने केस फाइल किया और करीब करीब हर 1 महीने के बाद मेरी डेट पड़ती थी, मेरी सुनवाई होती थी केस की। लगातार नहीं हुई है, 1-1 महीने बाद हुई है। तो आपको बताऊं पहली बार जो हुआ था उस समय, और उसी समय मेरे हाथ में जो अपने मेरे पंचकर्म वगैरह जो चला था उसी समय की प्रक्रिया है सारी। और उसी समय मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफें थी। मेरे शरीर में गर्मी इतनी ज़्यादा निकली थी, मेरे शरीर में फोड़े फुंसियाँ और कभी भी कहीं भी छाले हो जाते थे। पूरे शरीर में ऐसा ही चल रहा था मेरे। 2018 अगस्त से चालू हुआ था क्योंकि मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी उन चीज़ों से कि मैं नहीं समझ पा रही थी मुझे क्या करना चाहिए। और उस हालत में भी मेरे वकील ने मुझे बताया था यदि आप कोर्ट में आओगे तो जज पर उसका थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है कि भाई वो जल्दी काम कर दे, ताकि उसको समझ में आता कि हमारे जो क्लाइंट है उसको जल्दी है तो वो काम जल्दी करते हैं। और वो उस समय मेरी स्थिति भी जो दिखती थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मैं मतलब सफ़र नहीं कर पा रही थी, मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी, मैं कुछ भी कैसे भी कपड़े पहन के मैं चली जाती थी क्योंकि मेरे से कपड़े पहने नहीं जाते थे, टच होते तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो ये सब तकलीफ़ें थी। उस तकलीफ़ के बीच में जब मैंने केस फाइल किया, 1 महीना गया खाली केस डालने में। दूसरे महीने में भाई वो उसको बुलाया गया, फिर उसको कोर्ट के सम्मन्स उसके लिए भेजे गए। 3 बार सम्मन्स भेजे जाते हैं। वो लास्ट एड्रेस क्या था वो मुझसे जज ने पूछा, तो मैंने उनको, मेरे घर में था, उसके अलावा मुझे उनका कोई एड्रेस पता नहीं था, तो मैंने उनको बोरीवली में उनकी माँ और भाई रहते हैं वहाँ का पता दे दिया। अब पता नहीं वहाँ क्या प्रोसेस हुई मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मेरी उसके बाद कभी किसी से बात नहीं हुई है। तो 3 बार सम्मन्स गए, सम्मन्स पे वो नहीं आए। उसके बाद कुछ नोटिस दिया जाता है कि भी चिपकाया जाता है, वो नोटिस भी चिपकाया, वो नहीं आए। उसके बाद पेपर नोटिस निकलता है और इन प्रक्रिया में हर महीने में एक प्रक्रिया हो रही थी। तो उसके बाद करीब दिसंबर जनवरी में पेपर नोटिस की स्थिति बनती है। उसके बाद पेपर में नोटिस दिया जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे व्यक्ति है, इसका इससे विवाह हुआ था और उसके बाद ये व्यक्ति ऐसे ऐसे डिवोर्स केस फाइल किया गया है। यदि किसी को आपत्ति है या कोई व्यक्ति है तो कृपया संपर्क करें, अन्यथा डिवोर्स मान लिया जाएगा। और वो इस प्रक्रिया में जो चीज़ें हुई उसके बाद वो लोकल 3 पेपर में निकाला जाता है, 3 पेपर में निकाला था और उसके बाद वो प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होते होते करीब मार्च हो गया था, मार्च 2019 आ गया था। और मार्च 2019 के बाद अप्रैल या मई में कुछ कोर्ट की भी 1.5-2 महीने की छुट्टी होती है। उसके बाद वापस जो शुरुआत हुई तो जुलाई में केस तारीख वापस पढ़ने लग गई। और मित्रों जो तारीखें पढ़ रही थी मैं हर तारीख पे जाती थी। और एक बार तो मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे पूरे सिर में फोड़े थे। जज ने मेरे को कुछ सुबह, वकील ने बोला आपको सुबह 10 बजे पहुँचना है और बाद में मुझे पता चलता कि मेरी 2 बजे के बाद का मेरी सुनवाई है। तो 2 बजे के बाद भी समय कोई निश्चित नहीं था कब होगा। तो मैं सीधा जज के सामने ही जाके खड़ी हो गई। मैंने बोला जज साहब मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा केस दोपहर के बाद है पर प्लीज़ मेरी यदि आप अभी ले लेंगे, क्योंकि वहाँ समय नहीं लगता। हमने फिल्मों में देखा ना जैसे कि ऐसे सुनवाई होती है, वैसा कुछ भी नहीं है कोर्ट में। वो भी मैं आपको बताऊँगी प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने सीधा अपने हाथ ऐसे करके दिखा दिए। तो बोले आप कोर्ट में आए क्यों, आपको आपके वकील को मना करना चाहिए। मैं कहा जज साहब यदि मैं नहीं आऊँगी तो आपको शायद नहीं पता चले कि मेरे को कितनी ज़रूरत है, मैं क्या क्या झेल रही हूँ इस एक व्यक्ति के कारण। तो मुझे हो सके उतनी जल्दी इस व्यक्ति से मुक्ति दिलाइए, मैं ये चाहती हूँ। बोले आप नहीं आओगे ऐसी हालत में आप मत आइए, क्योंकि मैंने को ये भी बताया कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बार बार मुझे आना पड़ता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि आपको इस परिसर का अभ्यास हो सकता है, मुझे इस परिसर का अभ्यास नहीं है। यहाँ जितनी नेगेटिविटी है मुझे सब वो परेशान करती है, मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो मैंने उनको बोला और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल कॉमन होने लग गई थी, क्योंकि बार बार जाना है और चीज़ें देखनी है। तो कुछ चीज़ें यूज टू होती हैं पर हम उतने यूज टू नहीं हो पाते कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने कभी उससे पहले पुलिस स्टेशन का भी मुंह नहीं देखा था। हाँ एक बार ज़रूर था कि 2017 में जब उन्होंने मेरे घर परिवार को मारने की धमकी दी थी तो मैंने उनको एक FIR दर्ज करवाई थी पुलिस थाने में, विरार पुलिस थाने में। उसकी कॉपी रखी थी, अब पता नहीं कहाँ चली, वो खो भी गई पता नहीं, क्योंकि ठीक है होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा था और वो जो स्थितियाँ बन गई थी मुझे लगा कहीं कुछ परेशान ना करे, इसलिए मैंने वो काम कर लिया था।
अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं मित्रों, इसमें जो कोर्ट की जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, कोर्ट वैसा नहीं होता है। एक्चुअली कोर्ट मैंने जो देखा है वैसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, कोर्ट के परिसर में ही एक कोई लिखने वाले पुरुष या महिला कोई होती है, उसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गई हूँ। वो एक आपका पूरा बयान जो है ना एक कागज़ पे लिखा जाता है और वो उसके पास जाएंगे आप, वहाँ साइन किया जाता है, वहाँ सिक्का लगाया जाता है कोर्ट का। वो पूछते हैं ये जो लिखा है ये आप इससे सहमत हैं? हाँ सहमत हैं। उसके बाद वो अपने सामने साइन करवाएंगे और उसके बाद जब कोर्ट में हम जाते हैं ना तो कोर्ट में जो जज है वो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद बोलेंगे इसमें जो लिखा है ये आप इससे सहमत हैं? हाँ हम सहमत हैं। ये जो साइन है वो आपके, हाँ मेरे साइन है। और वो उसको एफिडेविट पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे वो नाम नहीं पता है। और क्योंकि मैं, आप जानते हो कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है और मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, तो बस वो होता है। और बस कटघरे में जाके इतना बोलना है आपने जो ये जो लिखा है वो सही लिखा है। बस वहाँ मैं जो गीता वगैरह नहीं लाते हैं, यहाँ तो ऐसे ही कह दिया जाता है कि भाई आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो वो एक डायलॉग वो फिक्स है। और उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई सब आपने कहा है, आप इससे सहमत हैं, ये सब बातें होती हैं। उसके बाद मित्रों ये कोर्ट की स्थिति ये होती है। और मित्रों एक दिन में एक केस को निपटने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। हम जो फिल्मों में देखते हैं ना आधा 1 घंटा कोई केस चला, मतलब बहुत लंबा केस चलता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चल गया, ऐसा नहीं होता है। बस 5 मिनट में केस की सुनवाई तो बहुत आराम से हो जाती है। और कई बार तो बस लोग आते हैं अगली तारीख और तारीख पे तारीख चलती रहती है, कुछ नहीं होता है, बस तारीख पे तारीख चलती रहती है। और ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है जो मैंने देखी है मैं आपको बता रही हूँ। और कोर्ट में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है तो हम नहीं कर सकते, पर हाँ जो मैं अपने अनुभव की बात है वो बता रही हूँ। अब आगे मैं बढ़ती हूँ मित्रों कि जब वो पेपर नोटिस हो गया, सब कुछ हो गया, अब जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे मैंने सब कर दिए। इसके भी बीच में मेरा बच्चा 2019 की बात है, उसको दिवाली के आसपास गवाही के लिए बुलाया गया कि भाई, क्योंकि हाँ बच्चे की गवाही दी गई थी, क्योंकि क्या है ना कि वो बच्चा मेरा तब 19 साल का था। तो बच्चे से पूछा गया क्या आप इसमें जो लिखा है आपके पिताजी ऐसे हैं वगैरह वगैरह, उससे जो पूछा गया क्या आप अपनी माँ के साथ हैं, वो सब उससे पूछा गया। उसने सारी सहमति दिखा दी, क्योंकि मेरे बच्चे ने कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि पापा के साथ रहना, या उसने कभी ये नहीं कहा कि माँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। उसने हमेशा क्योंकि अब मेरा बच्चा बड़ा है तो मैं कभी कभी उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या करूँ, बोला माँ आपको जैसे करना है आप वैसे करो, क्योंकि आपको खुश रहना आपके लिए ज़रूरी है और आपको जो सही लगता है आप वो करो, मैं हर निर्णय में आपके साथ हूँ। उसने हमेशा मुझसे एक ही बात कही है और वो हमेशा इसी बात से मेरे साथ सहमत होता है। अब ये जो चीज़ें हो गई, मैं हाँ क्योंकि कभी कभी क्या आता है ना, कुछ चीज़ें कहा ना शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया था, कुछ भावनाएं कभी हमें परेशान कर जाती हैं। तो मित्रों ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइनली 2019 का भी पूरा साल निकल गया करते करते, ये नहीं है वो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, और लास्ट में मैंने फरवरी में, हम कहते हैं कि लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, मैंने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला था कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोला था, पर लास्ट में मुझे एक झूठ बोलना पड़ गया क्योंकि मुझे विवशता इतनी भयंकर हो गई थी मेरी कि केस निपट ही नहीं रहा था। बस 1 महीने बाद तारीख, और उसके बाद स्थिति ये बन रही थी ना कि कुछ भी नहीं है, बस ये नहीं है वो नहीं है। और मेरी उसमें मैंने लास्ट में जज को ये बोला, मैं कहा मुझे एक बात बताइए, फरवरी की शायद मिड की बात है, करीब 10 फरवरी के आसपास की बात है। मैंने जज को बोला, मैं कहा जज साहब मुझे एक बात बताइए, मैंने ऐसे हाथ पकड़ के मैं खड़ी थी कि मैंने कौन सी डॉक्यूमेंट में कमी की है और मेरी कौन सी डिमांड ऐसी है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, या मैं कौन सी चीज़ मांग रही हूँ। क्योंकि जब कोई आपसे एलमनी मांगता है, जब कोई मतलब रिलेशन में कोई कोर्ट में एलमनी मांगता है, कुछ उसकी डिमांड है, स्पेशल डिमांड है, तब केस लंबा खींचे तो समझ में आता है। मैं कहा यहाँ सामने वाला बंदा कभी आया नहीं, उसने कभी अपनी हाजिरी लगाई नहीं, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही हूँ और सब चीज़ें सफ़र भी कर रही हूँ, और आप मेरी स्थिति भी देख रहे हैं कि मेरे शरीर की हालत क्या है, उसके बाद भी आप निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग गया है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वो आज एकदम मुक्त होके स्वच्छंद घूम रहा है, उसको कोई नहीं पड़ी है, कुछ भी नहीं पड़ी, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं है, और वो मुक्त भी है। और जो इंसान सही के साथ चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद उसको इतनी परेशानी कोर्ट से भी मिलती है। मतलब गलत करो खुश रहो, आपकी कोर्ट ये साबित करके देती है। और ये मैंने शब्द कोर्ट में कहे, जज के सामने कहे हैं, क्योंकि मुझे कहने पड़ गए।
मैं इतनी परेशान हो गई थी उस समय। और मैंने जज को कहा, जज मतलब थोड़ा वो भी भड़क गए। अब मुझे तो कोई अदालती चीज़ें पता नहीं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने तो अपने उसमें कह दिया। अब कह दिया, बाद में बोलते आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वकील बोला। मैं कहा देखो एक बात जानो, मैं परेशान हूँ और मेरी परेशानी का कारण सिर्फ इतना ही है कि मैंने कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी, मैंने सब चीज़ें फॉलो की और मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ और मैं कानून के रास्ते से चलना चाहती हूँ। वरना आज मैं कुछ भी कर लूँ, कौन बोलने वाला है? क्योंकि मित्रों, मैंने समाज की मर्यादाओं का भी कभी उल्लंघन नहीं किया, मैं कानून की मर्यादाओं का भी उल्लंघन नहीं करना चाहती, पर आप लोग मुझे विवश क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद करीब महीना डेढ़ महीना और जाता, मैंने उनको बोला आप क्या चाहते हो? मैं कहा हर बार जितनी बार मैं आती हूँ उतनी बार मेरी फीस बढ़ती है, उतनी बार मेरे खर्चे बढ़ते हैं, मेरे आने के यहाँ तकलीफ बढ़ती है, और साथ ही ये जो है क्या आपका जो कोर्ट का परिसर है वो मुझे परेशान करता है, उसका वातावरण मुझे परेशान करता है। मैं कहा आपको आदत है क्योंकि आपको रोज़ आना है, रोज़ बैठना है, रोज़ यही काम करना है, आपका ये पेशा है, आप इसका पैसा लेते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हैं। और लास्ट में मैंने झूठ ये बोला उनसे कि मेरे बच्चे की एग्ज़ाम है और उसकी 10 मार्च से एग्ज़ाम है और मुझे करीब 20-25 दिन वहाँ रहना पड़ेगा, और हो सकता है महीना भी लग जाए एग्ज़ाम है, तो मुझे मेरा बच्चा यहाँ नहीं रहता, भोपाल में रह के पढ़ता, जबकि मेरे बच्चे की एग्ज़ाम एक दिन में होनी थी और मुझे वो बहाना बनाना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा। मित्रों, हम नहीं चाहते झूठ बोलें, लेकिन हमें ऐसी स्थिति में झूठ बोलना पड़ता है और हम बोलते हैं। और उसके बाद मेरा केस 2 मार्च को फाइनली मुझे डिवोर्स ऑन पेपर क्लियर हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि 2 मार्च को मेरा डिवोर्स फाइनल नहीं होता तो लॉकडाउन का पूरा पीरियड निकल जाता और मेरा केस लटक जाता। उसके बाद मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाली थी। वो मुसीबत में क्या था मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो मैं बताऊंगी इसलिए क्योंकि मुझे वो बताने जैसी बात अब लग रही है, पहले नहीं बताना चाहती थी। और ये मैंने छुपा के इसलिए रखा मित्रों कि मेरी भाभी ने मुझसे ये कहा कि मेरी माँ थोड़ा बीमार रहती हैं, कमज़ोर हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मी को पता चलेगा तो बोले वो थोड़ा परेशान होंगे, इससे अच्छा हम नहीं बताते हैं। इसलिए मैंने इस बात को करीब 8 महीने आप सबसे छुपाया, अपने घर वालों से बस खाली भाभी को पता था। और उसके बाद वैसे माँ को भी मैंने सितंबर में बता दिया, कुछ कारण थे बताने के पीछे भी, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और फाइनली इस तरह मेरा डिवोर्स हो जाता है। और इस बात को करीब कहा ना 2 मार्च को हो चुका था, वरना लॉकडाउन में मैं लटक जाती और समस्या बढ़ जाती। तो मित्रों, ये है मेरे डिवोर्स का पूरा अनुभव गया जो मेरे साथ में हुआ। और पूरा जो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो होती है, कई बार परेशानियां भी होती हैं और लास्ट में मन में कई बार रिश्ता टूटता है तो तकलीफ़ होती है। पर मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं मित्रों, मैं इतनी त्रस्त थी इस व्यक्ति से कि मुझे इस डिवोर्स के बाद कोई तकलीफ़ नाम की चीज़ नहीं हुई है। और हाँ, मन में से उस दिन बोझ उतर गया कि आज मैं हल्की हो गई हूँ और मेरे गले से एक अशित दुबे नाम के व्यक्ति का टैग हट गया और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे कोई पीड़ा नहीं है। हाँ, डिवोर्स की पीड़ा नहीं है, उसके बाद की जो पीड़ा है वो इससे ज़्यादा, मतलब आपको बता दूँ, डिवोर्स से ज़्यादा, डिवोर्स अशित के साथ रहने की पीड़ा से ज़्यादा उसके बाद की पीड़ा जो आई है वो आई है मेरे जीवन में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें हमने रोग विशेष पर वीडियोस दिए हैं, देखिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी वीडियोस भी दिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य एवं प्राणायाम व्यायाम के वीडियोस हम देते हैं, जिसका पालन करके आप अपने मस्तिष्क को सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं, तन मन मस्तिष्क के। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी दिया है जहाँ आप अपने हमारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देख सकते हैं जो आपके उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम खुद टूट के खुद कैसे जुड़ते हैं और आप कैसे जुड़ें, हम उस पर पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं मित्रों। मैं कभी भी कोई चीज़ आपको जब बोलती हूँ ना, थियरी पे नहीं बोलती हूँ, मेरा हर अनुभव प्रैक्टिकल है और मैं तब प्रैक्टिकल करके आपको बताती हूँ, तब ये कहती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो और आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, मारना नहीं। मारोगे तो मर जाओगे, मजबूत बनाओगे तो जी जाओगे। तय आपको करना होगा, क्योंकि मारोगे ना तो आप कमज़ोर हो जाते हो और यदि मजबूत बना लेते हो ना तो आप नए तरीके से जीना सीख जाते हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।